के शो में। एफआईए ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। निगरान हुकूमत का आते ही आवाम को बड़ा झटका। पेट्रोल 17.5 रुपए और डीजल 20 रुपए लीटर महंगा। बड़ी सनतों की पैदावार 10.2% सुकड़ गई और डॉलर आज भी बेलगाम इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपए की हद से तजावुज। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान। एफआईए ने कुछ अहम इस वक्त मामलात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम का आगाज ही इस अहम तरीन स्टोरी से करते हैं। ये 4 अहम स्कैंडल्स हैं जिसकी एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने आज एक एलामिया जारी किया है और इससे हम सवाल ज़रूर ये उठाएंगे कि इन केसेस का मेरिट डीमेरिट तो अपनी जगह, लेकिन क्या रुख का या हवा का रुख क्या है इसका तयन हो सकेगा। इस आज की इस एलामिया के मुताबिक एफआईए के पहला स्कैंडल जिसकी तहकीकात करने जा रहे हैं ये वो मामला है जब हमने देखा था कि साबका दौरे हुकूमत में तकरीबन जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे उस दौरान जब इंटर बैंक रेट्स ओवरचार्ज हुआ था एलसीज के ऊपर और तकरीबन मुबैना तौर पर बैंक्स ने 65 अरब रुपए कमाए थे, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये 65 बिलियन तो एक पीनट है, असल में इससे कहीं ज़्यादा रकम थी। ये तहकीकात उस वक्त कायमा कमेटी ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद ये रिपोर्ट जो फाइनेंस डिवीजन को पेश भी की गई थी स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन फिर कहा गया इस रिपोर्ट को दबा लिया गया, ना कोई एक्शन हुआ। एक बात ये भी सामने आई थी कि शायद विंडफॉल गेन टैक्स साबिक वजीर खजाना सागदार ने कहा था कि उन बैंक्स के ऊपर लगाया जाएगा जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कमाई थी, लेकिन ऐसा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सब में पहला जो केस एफआईए उठाने जा रही है एलामिया के मुताबिक वो यही बैंक्स की जो उन्होंने ओवरचार्ज किया डॉलर को इंटर बैंक रेट से ज्यादा, एलसीज खोली और 65 अरब रुपए मुबैना तौर पे जो एफआईए कहता है उन्होंने कमाए। इसकी वो पहला केस है जिसकी तहकीकात जो है एफआईए आगे बढ़ा है। दूसरा अहम तरीन मामला मोटरवे की जमीन की खरीदारी से मुतल्लिक है जो तकरीबन 32 अरब रुपए जिसका मुबैना खुर्द-बुर्द का हजम बनता है। और इसी तरह सांगड़ और दादू में 103 अफराद को 31,000 टेंट, राशन और इमदादी सामान देने के मामले की इंक्वायरी और इसके साथ साथ मुफ्त आटा स्कीम जिसमें तकरीबन 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द-बुर्द के हवाले से एफआईए ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो ये वो एफआईए का एलामिया है जो मेरे ख्याल से हम इस बुनियाद पर आगे की सियासत, आगे का एहतसाब का अमल और जो मजमूई तौर पर मंजरनामा है वो किस तरह तश्कील पाएगा, इसी सवाल से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तजरिगात साथ मौजूद है, शुमाइल दाऊद साहब महर साथ मौजूद हैं, खुरम शहजाद साहब साथ होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, ये निशानदेही किस चीज की है? बहुत से लोग कह रहे थे कि एहतसाब होने जा रहा है, एहतसाब कड़ा भी होगा, शफाफ भी होगा और बिला तफरीक, बिला सियासी जमात के होगा। ये 4 केसेस तो लग रहा है कि साबका हुकूमत और दीगर अफराद पीटीआई के अलावा भी जमाते हैं, तो हम तवक्को रखें कि अब निगरान सेटअप शायद एहतसाब की तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात नजर आ रही है कि जो साबका लोग थे, जितने भी जो कि हम पीटीआई की हुकूमत की बात करते हैं, वो उनके ऊपर तो कोई एहतसाब हुआ ही कोई नहीं, उनके ऊपर तो कोई केस ऐसे बने ही नहीं। अब उसको जाहिर है जब उनकी हुकूमत का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद वो केस बनना शुरू हुए। पहले तो जाहिर है एक अजीब कशमकश, एक हैजानी कैफियत आ रही थी पूरे मुल्क में, एक अजीब पतनी नफरत की आग और बीज बोए गए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जरा कम हुए तो जाते जाते हुकूमत जो थी वो तमाम बुनियादी मामलात को नैब से निकाल के एफआईए के जुमरे के अंदर ले आई। एफआईए के जो इख्तियारात हैं वो बहुत वसी हैं और जाहिर है वो एक डायरेक्टली फेडरल के नीचे चलने वाली एजेंसी है, इसलिए फेडरल को ज्यादा जो एक तकवीयत देने का एक तो तरीका ये है। दूसरी बात उसके अंदर अहम है कि माजी के जितने भी लोग जो पीडीएम के थे, यानी कि उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही या उससे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, उन सब के ऊपर तो केसेस मुख्तलिफ नौयत के बने हुए हैं। ये लोग थे जो दूध के दुले हुए थे, जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। इसलिए मेरा ख्याल है कि तयन तो बड़ा वाज़ेह हो रहा है। ये एक बात पता चल रही है कि इस टाइम पे चाहे वो पीडीएम हो, उनकी नुमाइंदगी हो, या पीटीआई हो या दीगर जमातें हों, कोई भी इस जो करप्शन जैसी लानत है इससे पाक नहीं है। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है।
अब पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना है, अब आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नामवर लोग हैं। और अभी आपने जैसे एक बड़ी रकम का बताया, 65 अरब बहुत बड़ी रकम होती है और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे ज्यादा कमाया हुआ है। अब मसला यह है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद इसके अंदर दीगर लोग भी शामिल हैं। जाहिर है जो गवर्नमेंट के लोग भी, उनकी सरपरस्ती जब तक शामिल नहीं होती, महकमा खजाना की सरपरस्ती शामिल नहीं होती, एफबीआर का इसके अंदर कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, तो ये करप्शन ऐसे आसानी से नहीं हुआ करती। ये हुकूमत के मामलात में, अब आप इसी को देखें कि जो हुकूमती मामलात को अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा, अभी आपने दादू की बात की, जिस तरीके से कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है। हमने ये भी देखा कि जो लफ्ज है अब्दुल्ला साहब, इन केसेस के अलावा ये जो लफ्ज है रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, अब्दुल्ला गुल साहब, तो ये जो लफ्ज है रूथलेस अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी, सर ये हमने असल में अवाम का भी एतबार इस लफ्ज से आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया है, खासतौर पे उस दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, रोज नए केसेस बनते थे, तहकीकात होती थी, फिर बाद में पता चला कि केसेस भी मनगढ़ंत थे, अदालतों में कुछ साबित नहीं हो सका। अब इस दफा अगर ये FIA बढ़ रहा है और ये 4 ऐसे केसेस है जिसका इशारतन यही है कि साबका हुकूमत या इससे मुंसलिक या PTI के दौर, तो ये हम किस तरह यकीन करें कि इस दफा जो ये प्रोसेस है दैट विल बी विदाउट एनी विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और इसमें एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी हमें? अब्दुल्ला गुल साहब देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, सहारा देना है, तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी आपको अक्रॉस द बोर्ड करनी पड़ेगी। आपको इदारों के अंदर भी लोगों को बख्शना नहीं पड़ेगा। वो तमाम लोग इदारों के अंदर अपना भी एक एहतसाब का अमल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो फिर पब्लिक के डोमेन में आते हैं, मेरे ख्याल में उनको वहां हिसाब देना चाहिए और जरूर उनका हिसाब होना चाहिए। लेकिन जो सिविल के अंदर हो रहा है, जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं खिलवाड़, अगर आपने ये अकाउंटेबिलिटी ना की, और ये विच हंटिंग जो है ये सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए है। जो बुरे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, और जो इसके ऊपर, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, उनको मेरे ख्याल में बरी ज़िम्मा होना चाहिए। और ये जो रोज रोज का किसी के ऊपर इल्जाम तराशियां हैं, ये बंद हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि आप बगैर सबूत जो है कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर जो अदालतें हैं, आप डायरेक्ट जो सिविल नौयत के केसेस हैं वो उनको दाखिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने लोकल काउंसलर के साथ जो है पहले तय ना कर चुके हों, या लोकल काउंसलर लिख के ना दे कि जनाब ये केस जो है अब अदालत जाने के लिए फिट है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ चीजें हमें अब अपने आप को दोबारा अस्तर नौ जायजा लेना पड़ेगा, और जब तक हम ये जायजा नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक करप्शन का नासूर है, जब तक आप इस कुएं में से कुत्ते को नहीं निकालेंगे, डोल निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। और साथ साथ माशी मैदान में भी डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन आपके सामने, आपको बताते चलें, आज भी इंटर बैंक के अंदर जो रुपी डॉलर पैरिटी है, हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपया उसकी अपनी कदर फिर खोता हुआ नजर आया, बेलगाम डॉलर रहा और 294 रुपीज से भी ऊपर जाता हुआ हमको नजर आया। जो ओपन मार्केट है उसमें ये रेट 302 से ऊपर चला गया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 310 के अंदर भी डॉलर दस्तयाब नहीं है। तो डॉलर बेलगाम है, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, और अगर इन दोनों चीजों को मिलाकर देखा जाए तो इसका मतलब आगे जाकर जो इन्फ्लेशन आउटलुक यानी महंगाई का जो मंजरनामा है वो भी हमें मुश्किल और आवाम के लिए मजीद तकलीफ देता हुआ नजर आता है। शुमाइल दाऊद साहब, बीइंग इकोनॉमिस्ट, आप मुझे बताइएगा सर, आपको जो आगे इन्फ्लेशन आउटलुक क्या नजर आता है, जो हमने अभी रिसेंट इंक्रीजेस देखी हैं उसकी पेट्रोल और रुपी डिप्रिसिएशन की बुनियाद के ऊपर? शुमाइल दाऊद साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त तो हम यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे बैरून मुल्क इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस में कोई तब्दीली होती है, वो तब्दीली पास करनी पड़ जाती है हुकूमत को। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इंटर बैंक के अंदर जो ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के अंदर भी तब्दीली आई डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपी की, ये तमाम चीजें जो हैं ये अब हम एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट का हिस्सा है, IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, और हमारे ऊपर ये कदम है कि हमें इसको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। तो इस वक्त अगर तो ये प्राइसेस बढ़ती रही तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। जो हुकूमत की सब्सिडी है मैंने भी बाद में कम की, उसको खत्म किया, और वो करना जरूरी था, और उसके साथ साथ आपने देखा कि टैक्सेस भी इजाफा हुआ। तो ये तमाम चीजों का मजमूई तौर पे इन्फ्लेशन के ऊपर असर जारी है।
और लग ये है कि इन द शॉर्ट टर्म ये अभी रहेगा, मसला इसके कि हमें या तो तेल की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का जो बिल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ तेल से मुंसलिक है, और फिर उससे रिलेटेड तमाम जो सप्लाई समाज साहब ये बताइए, ये पूरा साइकिल है सर, अगर बताएगा, क्योंकि जिस तरह रुपी डिप्रिसिएशन होगी तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, उसके साथ फूड इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों चीज़ों पर, और फिर उसका जो अगला इम्पैक्ट स्पाइरल का आगे जो इस व्हील में, वो फिर डिस्काउंट रेट की सूरत में आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आउटलुक चेंज होगा तो फिर स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट मजीद बढ़ाएगा, तो फिर हम मजीद कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कल भी हमने एलएसएम के नंबर्स देखे हैं -10.2%, तो आर वी गोइंग टुवर्ड्स मोर कॉन्ट्रैक्शन? शुमाइल दाऊद साहब देखिए, इस टाइम के ऊपर तो ऑलरेडी हमारी तकरीबन तमाम चीजें रुकी हुई हैं, मनफी के तकरीबन करीब हैं, अगर पिछले साल से देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट है, और उसकी मेन वजह यह है कि हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का भी और मईशत का जो है उसका दारोमदार इंपोर्ट पे है। अब इंपोर्ट को हमें कंट्रैक्ट करना पड़ा, जाहिर बात है हमारे पास ज़र मुबादला की कमी थी, और उसकी वजह से आपने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स में भी गिरावट आई। 64% हमारी कार मैन्युफैक्चर यानी कि जो सेल है पिछले साल की बनस्बत वो कम हुई, लोगों ने परचेज कम करी क्योंकि गाड़ियां महंगी होती गई, जाहिर बात है उनकी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे है, फिर इंपोर्ट कंट्रैक्शन हुई। ये तमाम चीजें आपस में मुंसलिक हैं और हमारी इकोनॉमी की दो जो मेजर मसाइल हैं, एक हम इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट भी हमारा उससे रिलेटेड है, और दूसरी तरफ हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेशन की मद में बहुत कम है, जिसकी वजह से हुकूमत को फिस्कल स्पेस जो है वो नहीं मिलता और उसको बोरो करके अपने आप को करना पड़ता है। और आखिरी चीज ये कि जो गुज़िश्ता दिहाइयों में हमने जो पैसे हमने डेट की सूरत में उठाए रखे हैं उसके ऊपर भी हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो IMF के पास बार जाना पड़ा, और इस दफा फिर पिछला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ और अभी हम एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और ये हुकूमत के ऊपर जो केयर टेकर हुकूमत है उन पे भी ये लाजिम है कि वो इस प्रोग्राम को 9 मंथ्स के में से जितना हिस्सा उनके पास 90 दिन है जो इससे पहला सवाल था, शुमाइल साहब इजाज़त दें, खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। खुर्रम शहजाद साहब, ये बेस्ड ऑन रुपी डिवैल्यूएशन और जो प्राइसेस में इंक्रीज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्या इन्फ्लेशन आउटलुक आपको नजर आता है खुर्रम शहजाद साहब? फिर उससे जुड़ा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक क्या नजर आता है? हम क्या मजीद कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं? मजीद बदतरीन हालात क्या नजर आ रहा है खुर्रम शहजाद साहब? देखिए, आपको ये पता है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और अब केयर गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी है, और साथ में जो है इकोनॉमिक टीम जो अनाउंस हो गई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज अनाउंस हुई हैं। और मुझे लगता है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो केयर सेटअप है वो अगर अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, जिसमें IMF प्रोग्राम में हमें रहना है और जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे हों या एटलीस्ट पूरे हों, जिससे हमारा जो आने वाला रिव्यू है पहला जो नवंबर में आएगा वो एटलीस्ट स्मूथली गुजर जाए और हमें एक चांस मिल जाए, क्योंकि इस वक्त IMF प्रोग्राम में रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो जून तक आपके यहाँ बहुत ज्यादा हो चुकी थी या होने जा रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ये कह लें कि क्राइसिस में जाने से बच गए। तो अब अपॉर्चुनिटी जो मिली है इसे हमें मिस नहीं करना है, और एक्सपेक्ट यही करना है गवर्नमेंट से और इकोनॉमिक टीम से कि हमें प्रोग्राम में रखें हम और स्टेबल रहें, और एटलीस्ट पास ऑन जब करें इक़्तिदार तो वो बेसिकली गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी उसके लिए आसानी होगी, एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो डील कर सकते। लेकिन आपको अगर CPI के आउटलुक की बात करूं खुर्रम साहब, तो वो क्या नजर आता है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से? महंगाई में आपको कितना इजाफा नजर आता है? जो हमने अंदाजे लगाए हुए थे, तखमीने स्टेट बैंक के या IMF के थे, ये उससे तजावुज कर जाएगा ये जो एस्टिमेट्स हैं उनसे? लेकिन मुझे लगता है इस मरतबा जो सिचुएशन रहेगी पूरे साल की आउटलुक, जिसमें ऑयल प्राइसेस का प्राइसिंग का आउटलुक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, करेंसी जो है वो वीक हो रही है, तो मुझे लगता है आपके यहाँ 22% तक रेस्ट की है महंगाई। जो स्टेट बैंक की अपनी टारगेट्स हैं या अपने जो फिगर्स हैं वो भी यही कहते हैं, फोरकास्ट जो है वो तकरीबन 20 से 22% फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेस इफेक्ट भी एक प्ले करेगा कि पिछले साल बहुत ज्यादा महंगाई थी, वैसे इस मतलब जो महंगाई होगी उसमें जो है बेस इफेक्ट की वजह से आपको थोड़ी सी कमी नजर आएगी, लेकिन स्टिल 20-22% भी बहुत ज्यादा महंगाई है, और इसका मतलब ये है कि एक ऑलरेडी हाई बेस पे आपके यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन जो है ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है महंगाई में बहुत ज्यादा कमी शायद ना हो, डबल रेट वो भी
सही। और साथ साथ ये बता दें खान साहब, क्योंकि इससे पहले भी आईएमएफ तनकीद कर चुका है कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया था इन्फ्लेशन को सही वक्त पर, तो फिर ये भी होगा कि मजीद डिस्काउंटेड बढ़ेगा। ऑलरेडी 21-22% अब कायबोर मिला के वो कहा, तो क्या और जो बोरिंग रेट है, जो लेंडिंग रेट है, मजीद पॉलिसी रेट में इजाफा होगा, क्या होगा? अगर महंगाई में इससे रहता है और स्टेट बैंक डेफिनेटली, अब क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल गवर्नमेंट भी आ चुकी है, तो स्टेट बैंक मुझे लगता है कि एक आईएमएफ का प्रेशर ऑफकोर्स होगा, साथ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट करने, लेकिन महंगाई जो है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट किए जाए, तो ये मेरे ख्याल में स्टेट बैंक शायद इसमें इजाफा करे। और उसकी वजह से जो आप वो सफर करें एम्प्लॉयमेंट में हो, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ना हो। एक सिल्वर लाइनिंग एक है जो कि SIFC अनाउंस की गई है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए जाएंगे की जाए, उसमें 6-7 महीने में डॉलर आना शुरू हो जाए, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। तो बहुत टफ एक चैलेंज है, वो भी चैलेंज है। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। खुर्रम शाह साहब का भी आपने तज़किया जाना, मैं अब्दुल्ला गुल साहब से भी मजीद गुफ्तगू से भी करेंगे कि जो केटे का सेटअप है उसके लिए क्या सियासी, क्या माशी चैलेंजेस होंगे, क्या कानूनी चैलेंजेस होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। FIA ने 4 अहम स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज किया। उनमें से एक स्कैंडल, जो पहला स्कैंडल है, वो 65 अरब रुपए की ओवर चार्जिंग है, जो इंटर बैंक रेट से ज्यादा बैंक्स ने डॉलर को LCs खोलने पर चार्ज किया। दूसरा अहम स्कैंडल मोटरवेज के हवाले से है, जिसमें मोटरवे के हवाले से जमीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की मुबैना खुर्द है। इसमें जो स्कैंडल बैंक्स वाला है, इसमें 8 बैंकों पर इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर 65 अरब रुपए से ज़ायद उन्होंने सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। मोटरवे की ज़मीन की खरीदारी में भी करप्शन की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ हुआ है। ज़मीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की खुदबुद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया FIA की तरफ से। FIA के एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासिरीन को दी गई इमदाद में भी करप्शन इल्ज़ाम पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। सांगड़ और दादू में 103 अफराद को 31,000 टेंट, राशन और इमदादी सामान देने के मामले पर इंक्वायरी हो रही है। मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द और खराब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज हुआ है। तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। निगरान सेटअप टीम भी फाइनल स्टेजेस में है, जो नाम सामने आ गए हैं तकरीबन। और जो अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे पूछ रहा हूँ चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त इस निगरान सेटअप के लिए? आपके नज़दीक चैलेंज नंबर 1 क्या होगा, और क्या आपको लगता है इतनी कॉम्पिटेंट मेरिट के लिहाज से टीम है कि दे विल बी एबल टू डिलीवर जो हालात और सर्कमस्टांसेस हैं उसमें? अब्दुल्ला साहब। अच्छा जी, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं नहीं इस वक्त, उनसे राब्ता बहाल करते हैं। शुमाइदा साहब, आप फरमाइएगा कि आपके नज़दीक माशी मैदान में चैलेंजेस क्या होंगे निगरान सेटअप के लिए, और किस तरह आपको लगता है कि विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ, कितने हैं आपको लगता है ये नाम जो सामने आ रहे हैं कि डिलीवर कर सकेंगे? जी, अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें तो यही एक्सपेक्टेड है कि जिनका एक्सपीरियंस है खासतौर पे IMF प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर वो लोग आए तो शायद इस प्रोग्राम को सही तरह चला सकें। और बदकिस्मती से इस वक्त हमारी जिसे कहते हैं लीवे बहुत कम है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा कोई नई जिसे कहते हैं कोई डायरेक्शंस ले सकें। जाहिर बात है लोगों को सब्सिडी तो पास की नहीं जा सकती, और इस वक्त हमारे पास सिंपली जो डिसिप्लिन का मुजाहिरा है, खुर्रम साहब कह रहे थे, हमें उसको करना है। फ्री फ्लो मार्केट है फॉर द करेंसी। उसके अलावा हमें जो टैक्सेस हैं वो मैक्सिमम कलेक्ट करने हैं, वो ऑलरेडी बड़े अच्छे हाई टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। और उसके साथ साथ जो सब्सिडीज है रिमूव करना है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है। और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं, जिस तरह के पिछली हुकूमत ने प्रोग्राम की तश्कील दी थी, आने वाले वक्त में इसके मुताबिक उनको भी अपने जिसे कहते हैं लाइबिलिटीज को कंट्रोल करना है या उनको राइट ऑफ करना है। और जो बाहर से ममालिक हैं जो इंटरेस्ट जाहिर कर रहे थे हमारे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के हवाले से, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, आई थिंक वो प्रोग्राम भी अहम होगा ताकि हुकूमत की जो अखराजात हैं वो कर्टेल हो सकें। तो आई थिंक ये तमाम चीजें हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो यही है कि लोग थक चुके हैं
लोगों के ऊपर बर्डन आ रहा है, आवाम के ऊपर आ रहा है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग रुक रही है, आपने बिल्कुल जिक्र किया जी। कि जो बुरे नंबर्स आए, तो ये तमाम चीजों का मजमूई तौर पे जो असर है वो प्रेशर्स हैं जो हुकूमत के ऊपर होंगे। हैविंग सेड दैट, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो जाहिर बात है मेरिट के ऊपर अगर वो फैसले करेंगे तो शायद उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पॉलिटिकल लोग हो तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एक जिसे कहते हैं शेडो होता है, एक बैगेज होता है। तो ये इस वक्त कड़े फैसले करने का वक्त है और देखना यही है कि वो ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे आवाम के ऊपर कम से कम वजन पड़े। अच्छा, लेकिन मैं पहले हम ये भी शुमाइल साहब, मैं अब्दुल्ला गुल साहब आप साथ हैं, आप तो बताइएगा, पहले हमें एक ये भी सेट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए फ्रॉम द केयरटेकर सेटअप। बहुत से लोग तो कहते हैं सिर्फ ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे, वो एक इलेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये हमें माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत से लोग एहतसाब के हवाले से उम्मीद लाए बैठे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या उम्मीद रखते हैं ये निगरान सेटअप क्या करेगा? यानी सिर्फ इलेक्शन की हद तक महदूद रहेगा, बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगा जिसमें एहतसाब भी शामिल होगा? आपकी उम्मीदें क्या है सेटअप से और आप क्या समझते हैं ये डिलीवर कर सकेगा उन उम्मीदों पर? गुल साहब, मेरे ख्याल में ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक ऐसा सेटअप आया है। इसी वजह से इसकी तवीलुल मुद्दत के मुतालिक बातचीत जो है वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है। इसी तरीके से इसके अंदर जो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और निगरान काबीना के लिए जा रहे हैं, खुद अनवार साहब जो हैं वो एक अच्छे बैकग्राउंड के मालिक हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीरियड तो मुझे कुछ प्रोलॉन्ग ही नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरे ख्याल में इनके लिए सबसे जो मुसीबत का मामला है वो है आपकी जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है, जो आपको सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जो आपको दहशत गर्दी का सामना है, जिसके अंदर कोई शुबा नहीं है कि इसमें पूरी दुनिया के चंद जो बदमाश मुल्क हैं वो इसमें शामिल हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ जो है मुआशी चैलेंज बहुत बड़ा है। ये जो पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ाना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है मौजूदा, क्योंकि अभी तक निगरान काबीना आई नहीं है, तो वजीर आजम के लिए ये मेरे ख्याल में एक बहुत सख्त बात थी। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि हमने अगर एक पैराडाइम शिफ्ट लेना है, एक बाकायदा हमने एक नया मोड़ देना है, क्योंकि ये जो सियासी निज़ाम है बतदरीज इसके अंदर गिरावट आ रही है। देख लेना आप कि पिछली जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं और अभी जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम नाकाम हो गए, तो अगर वो ऐसे आदमी के मुंह से आ रहा है नाकामी का, जिसका बाप जो है वो सदर पाकिस्तान रहा, जिसकी माँ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान 2 दफा रही और जिसके नाना जो है वो वजीर आजम सर मसनद पे बैठे रहे, और वो ये कह रहे हैं वजीर खारजा के बतौर कि जी हम नाकाम हो गए, तो फिर मतलब यह है कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब है कि जिस आप थाली में खा रहे हैं उस थाली का तो पेंदा ही नहीं है, और वो पेंदा नहीं होगा तो आप गिरावट का शिकार होंगे। इसलिए अवाम जो है वो ये नहीं देखती कि वो निगरान हुकूमत है नहीं है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते। अवाम की तरजीहात जो है वो उनको ये है कि इंसाफ की फराहमी बिला तफरीक हो रही है, तो वो नहीं हो रही फिलहाल। आवाम ये देखती है कि हमें जो बिजली है, गैस है, फ्यूल है, वो सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें अद्वियात जो है वो सस्ती मिल रही हैं, हमें जो है वो इन्फ्लेशन कितनी है, हमारे पास जो है तालीम और सेहत के क्या मौके हैं, हमारे पास रोजगार के क्या मौके हैं। देखिए ना, एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान से जवान नस्ल जो है वो हिजरत कर रही है। तो ये तमाम बातें जो है मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताया, डॉक्टर शुमाइल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने कही कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनके ऊपर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके ऊपर दबाव होते हैं, वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। तो जो ये वाली गवर्नमेंट्स आती हैं ये कम से कम जो मजबूत फैसले हैं वो ले सकती हैं, क्योंकि इनका पब्लिक में ऐसा कोई वो किरदार नहीं होता। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं समझता हूं कि कितना ही मजबूत फैसला लेना पड़े
जरूर लें, लेकिन अब हमें मशरिक से मगरिब की तरफ देखना नहीं, लेकिन पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, हमें देखना पड़ेगा कि कहीं मुश्किल ऐसा तो फैसले नहीं है कि तो अमेरिका जो भी या हुकूमत कोई आई और है, जितने भी केले चांटे जो हैं, अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान या माजरत के इसराइल, साथ वो जितनी हमें भी हुकूमतें आई अफगानिस्तान में हैं जो उलझाने की हमने कोशिश कर मुश्किल रहे हैं। फैसले देखे हैं इससे बावजूद पहले इसके भी, कि वहां से सिर्फ मुश्किलात वो आ रही सारे हैं, लेकिन मुश्किल फैसले जो हैं अफगानिस्तान अब्दुल्ला में गुल साहब, हमने अगर इस मेरी आवाज दलदल आप तक में आ रही है तो उलझना अब्दुल्ला गुल नहीं है, साहब, क्योंकि इस दलदल में बड़े बड़े लोग जो है फंस गए। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँ अब्दुल्ला साहब कि जितने भी मुश्किल फैसले अब तक हुए हैं, जैसे ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी अभी हुआ, ये अवामी के लिए मुश्किल होते हैं। हमने जो सियासी हो या गैर सियासी हुकूमत हो, और शायद गैर सियासी के लिए तो ज़्यादा आसान है ऐसे फैसले करना, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस जो आगे जाकर आएंगी, और आपको लगता है इसका पॉलिटिकल बर्डन किसके ऊपर पड़ने लगा है अब्दुल्ला गुल साहब? ये इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब की ही हुकूमत पे पड़ेगा जो अभी इंक्रीज हुई पेट्रोल की? हाँ, तूफान साहब आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की। देखें, जितनी तालियां हैं वो तो बजेंगी हुक्मरानों के लिए, और जितनी जो हाहाकार होगी वो होगी इदारों के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए। ये बात तो तय है, और ये हमने सियासी हुकूमतों में भी देखा। अभी पीडीएम की हुकूमत ने तमाम जो अच्छाइयां हैं वो अपने पेटे डाल दी, और तमाम बुराइयां जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो उन तमाम इदारों को निशाना बनाएंगे जिनको मादी में भी वो निशाना बनाते आए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो इंटरिम हुकूमत होती है या जो भी ऐसा सेटअप आता है, अगर प्रोलॉन्ग भी हो, उसके लिए जरूरी है कि वो अवाम दोस्त फैसले करे। वरना अगर अवाम में गैर मकबूलियत इख्तियार हुई तो उनको जो नीचे सतह के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर, यूसी लेवल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर, उनको जो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, और जब कोई नहीं होगा तो डायरेक्ट उनके ऊपर जो है वो बौछार आएगी जिसको वो सह नहीं सकेंगे। इसलिए वो गैर मकबूल होना मेरे ख्याल में उनके लिए ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो यह है कि वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वो अवाम दोस्त फैसले करें। सही। और शुमाइल दाऊद साहब, खुर्रम शहजाद साहब अभी फरमा रहे थे कि एक सिल्वर लाइनिंग है, वो सिल्वर लाइनिंग SIFC है। तो शुमाइल साहब, ये सिल्वर लाइनिंग आप कितने कितने होपफुल हैं सिल्वर लाइनिंग से, और हम क्या इसके समरात, अगर हम इस तरह के हैं, वो आपको लगता है कि वो ऑफसेट कर सकेंगे जो भी नेगेटिविटी आइंदा आउटलुक में, फ्यूचर आउटलुक में नजर आ रही है, उसको मिटिगेट या ऑफसेट करने में कामयाब हो सकेगा SIFC इन द नियर फ्यूचर और इन द नियर मीडियम टर्म? शुमाइल साहब। अच्छा, शुमाइल दाऊद साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता बहाल कर सकें। अब्दुल्ला गुल साहब, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें, अगर SIFC क्या वो सिल्वर लाइनिंग होगा जो हमें शायद ये जो मुश्किल तरीन माशी फैसले हैं इनसे कुछ निजात दिला सकेगा? मेरे ख्याल में इस टाइम पे जो तरजीहात हैं वो तो यही है कि किसी तरह से कोई पाकिस्तान में IT शोबे के अंदर इन्वेस्ट कर दे, तो पाकिस्तान को काम दिया जाए। जैसे सन 2000 के अवाइल के अंदर पाकिस्तान के पास जो है IT का काम आ रहा था, और दूसरा जो है वो आपका एग्रीकल्चर जो है वो तो जाहिर है एक दिन के अंदर तो रिजल्ट आते नहीं है। तीसरी चीज जो है, और इस डीजल की हाई प्राइस के बाद 20 रुपए लीटर बढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं कि फसलें सस्ती होंगी, लोगों को रोटी सस्ती हो जाएगी? तो मेरे ख्याल में ये अपने आप को जो है ना वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन जो अहम बात है वो है आपकी मादनियात, जो फिल वक्त मैं देख रहा हूँ। अगर वो आप अपनी मादनियात को सही तौर के ऊपर निकाल सकते हैं तो मादनियात में निकलना है, और साथ ही साथ जो है वो आपको उसका ज़रे मुबादला आना शुरू हो जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म हल, एक वाहिद फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कबाहत है। कबाहत यह है कि मादनियात से रिलेटेड अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जो मादनियात को प्योरीफाई करके बेचेगी, तो यकीन माने कि 3 रुपए किलो जो है वो आपका ये जो शीशे के अंदर सिलिका इस्तेमाल होता है, ये 3 रुपए की जो किलो है ये जा रहा है। अब वही अगर आपका ये चला जाता है सिलिकॉन, सॉरी, जो आपका अगर ये रिफाइन होके जाता है तो इसकी कीमत 300 रुपए हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरीके से जो हम कॉपर दे रहे हैं, जो हमारे मोहम्मद खेल के अंदर जखायर जो निकले हैं, और इससे पहले सैंडक वगैरह के अंदर, अगर हम इसको रिफाइन करके बेचेंगे तो यकीन मानिए कि उसके अंदर हमें बहुत फायदा होगा, और फिर हमें ईरान के साथ तिजारत लामोहल्ला खोलनी पड़ेगी। और जब तक कि हम ईरान से तिजारत नहीं खोलेंगे तब तक हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली और सस्ती गैस जो है वो मैसर नहीं होगी। और अगर ये मैसर नहीं होगी तो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर कोई खातिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपके साथ ये बात की कि हमें एक शिफ्ट लेना है, हमें अपनी पॉलिसी में
मगरिब से अब हमें निकल के मशरिक की तरफ देखना पड़ेगा सही। और पाकिस्तान के मफाद के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देना पड़ेगा। शुमाइल साहब, आप भी अगर इस पे लास्टली ऐड करना चाहें कि SIFC इज द सिल्वर लाइनिंग, लास्ट होप है कि हमें कोई ऑफसेट कर सके इन द नियर फ्यूचर जो नेगेटिविटी नजर आ रही है माशी फ्रंट पे उसको। देखिए, ऑफसेट नहीं करेगी, हमें बूस्ट देगी, जिस तरह गुलाम साहब कह रहे थे, हमें मौका देगी। लेकिन अगर हमने अपनी मईशत के पहिए को इस बूस्ट के बाद अगर स्टेबलाइज किया तो फिर हम आगे चलेंगे। ये देखें, सीपैक भी एक सिल्वर लाइनिंग थी। हम जब तक इस तरह की सिल्वर लाइनिंग्स को अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करने के बाद अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तो हम इस तरह की सिल्वर लाइनिंग्स की तलाशी रहेंगे। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें अपने सिस्टम्स को ठीक करना है। और ये जो इमरजेंसी में जिस तरह ये पेट्रोल बढ़ाना, ये एक्चुअली मुश्किल फैसले नहीं है। मुश्किल फैसले सिस्टम्स को ठीक करना है, जिसके अंदर कड़े फैसले का मतलब ये है कि हमें चीजों को दुरुस्त करना है और जो गैर जरूरी चीजें उनको रोकना है, ताकि हम जिसे कहते हैं सस्टेनेबल हो सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये SIFC एक ऐसी सिल्वर लाइनिंग है जिसकी मदद से हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर शुमाइल दाऊद गुल साहब और खुर्रम शहजाद साहब जो आज साथ थे। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल वाइंड दिस अप, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। शायद इतनी जल्दी यानी हुकूमत संभालते ही इतने बड़े चैलेंज का सामना होगा, ये शायद अनवारुल काकर साहब ने सोचा ना होगा। अब डॉलर की जो ऊंची उड़ान और उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी जो रुपया डिप्रिशिएट भी हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो रहा है और इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आगे महंगाई पर पड़ने वाला है। तो ये एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर फॉर दिस केयरटेकर गवर्नमेंट आने लगा है। और इसको किस तरह ये डील करेंगे, किस तरह टैकल करेंगे, खासतौर पे ये लगाम जो बेलगाम डॉलर हो चुका है, इसको किस तरह दोबारा इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी, ये सारे अहम सवालात आज के प्रोग्राम में हमने उठाए। SIFC एज अ सिल्वर लाइनिंग, इस पर भी गुफ्तगू हुई और साथ साथ FIA की जानिब से कुछ केसेस में तहक़ीक़ात का ऐलान हुआ है, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखी हैं। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।